हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं माइग्रेन की ट्रीटमेंट और होम रेमेडीज फॉर द माइग्रेन। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। माइग्रेन ट्रीटमेंट। तो जो माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए हम मेडिसिन लेते हैं वो माइग्रेन के सिम्टम्स को कम करने के लिए लेते हैं। माइग्रेन सिवियर ना हो जाए इसलिए लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी लिमिट ना बढ़ जाए इसलिए लेते हैं, बार बार उसके अटैक ना पड़े इसलिए मेडिसिन को यूज़ करना पड़ सकता है। तो गाइज, जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं माइग्रेन के लिए वो दो तरीके से होती हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास है अबॉर्टिव मेडिसिन होती हैं और दूसरा होती है प्रिवेंटिव मेडिसिन। ये जो अबॉर्टिव मेडिसिन होती हैं, जब माइग्रेन का अटैक पेशेंट को पड़ने लग जाता है, उसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, तब ये मेडिसिन यूज़ करते हैं ताकि माइग्रेन में जो अटैक हो गया है, माइग्रेन का अटैक है, उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए, उसकी सिविरिटी को कम करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा ना हो जाए। तो जो माइग्रेन, ये जो अबॉर्टिव मेडिसिन होती हैं, ये जब एक बार हमें माइग्रेन का अटैक स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ही ये मेडिसिन ली जाती है। जब सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं तब ये मेडिसिन लेते हैं। और ये जो मेडिसिन होते हैं अबॉर्टिव मेडिसिन, ये कई टाइप में, कई डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होती है। जैसे इंजेक्शंस होते हैं, आपको पता है इंजेक्शंस जो हमारे मसल्स में लगाए जाते हैं। स्किन पैचेस होती हैं जो स्किन के ऊपर ऐसे लगा लिए जाते हैं और एकदम से उनकी मेडिसिन हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होना शुरू हो जाती है थ्रू मसल्स के। एंड हम टैबलेट लेते हैं जो कि बाय माउथ ऑरली हम लेते हैं। एंड उसके बाद नेज़ल स्प्रे होती है जो कि नेज़ल से स्प्रे की जाती है और इसका इमीडिएट इफ़ेक्ट होता है। तो गाइज़, ये जो अबॉर्टिव मेडिसिन है ये उन केसेस में स्पेशली ली जाती हैं जिन केसेस में पेशेंट को माइग्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं वो नोज़िया और वॉमिटिंग दिखते हैं। मतलब कि उनको कंजेशन सी होने लग जाती है, एकदम से नोज़िया की मितली सी आनी, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं या उनको उल्टी आनी शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में स्पेशली अबॉर्टिव मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। और जो अबॉर्टिव मेडिसिन होती हैं ये वर्क क्विकली करती है, एकदम से इनका रिलीफ पेशेंट में दिखना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिवेंटिव ड्रग्स की। तो जो प्रिवेंटिव ड्रग्स है गाइस हमारी, ये रेगुलर बेसिस पे हम लेते हैं। रेगुलर बेसिस जैसे कि कई पेशेंट को बहुत सारे अटैक पड़ गए हैं इसके माइग्रेन के, बार बार उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, तो उनके डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं कि आपको रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन का यूज़ करना है ताकि सिविरिटी ना बढ़ जाए, इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ख़राब करना शुरू कर दे, और इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए, ताकि माइग्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो सके। एंड ये आर टेकन एट डेली बेसिस। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेडिसिन डेली लेनी पड़ती है। जैसे शुगर की मेडिसिन है वो हमें डेली लेनी पड़ती है कि खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद में, जैसे भी डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन में रिकमेंड किया है तो उस तरीके से लेनी पड़ जाती है। लेकिन ये वाली मेडिसिन क्या होती हैं, इनको डेली यूज़ पे लिए जाना पड़ता है, चाहे माइग्रेन का अटैक पड़े चाहे ना पड़े, डेली बेसिस पे इनको यूज़ करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं मेडिकेशंस की, क्या क्या मेडिसिन हम यूज़ करते हैं माइग्रेन का ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले हैं पेन किलर्स। हम पेन किलर्स यूज़ करते हैं माइग्रेन की पेन से रिलीफ करने के लिए। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज़ करते हैं ताकि किसी तरह की हमें जो इन्फ्लामेशंस हैं वो कम हो सके। एंटी सिकनेस करते हैं जिसमें नोज़िया और वॉमिटिंग्स को कम करने के लिए, ऐसे सिम्टम्स को कम करने के लिए अपॉइड मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। और डिहाइड्रोजनेज एर्गोटामाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज यहाँ पे पेन किलर्स। पेन किलर्स के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पेन किलर्स जो होते हैं वो पेन को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल होती है मार्केट में, जो पेन किलर जिनको हम लेते हैं बॉडी पेन के लिए या मसल्स पेन के लिए, लेकिन जो माइग्रेन की पेन को रिलीफ करने के लिए होती हैं उसमें स्पेशली हम पैरासीटामोल या एस्पिरिन मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये माइल्ड होती हैं और ये ज़्यादा इफेक्ट भी शो नहीं करती। लेकिन अगर इनको लॉन्ग टाइम तक आप यूज़ कर ले, अपनी मर्जी से यूज़ करते रहें, माइग्रेन का अटैक पड़ा या माइग्रेन के सिम्टम्स दिखने लगे तो आप PCM पैरासीटामोल या एस्पिरिन यूज़ करने लगे, तो गाइस कुछ साइड इफ़ेक्ट यहाँ पे होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म यूज़ करने पे हमें दिखते हैं। जैसे कि GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है या पेट में अल्सर्स होना शुरू हो जाते हैं, खाना पीना पचने में हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो कि देखे जाते हैं। तो जो पैरासीटामोल होती है और एस्पिरिन होती हैं ये बहुत अच्छे पेन किलर्स माने जाते हैं। माइग्रेन की पेन में भी इनको
यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये माइग्रेन की पेन को एकदम से ठीक करने में हेल्प करते हैं, उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो कि हमारे इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट काम करते हैं, उनको हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। तो पेशेंट को क्या करना चाहिए जब उनके सिम्टम्स उनको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं? तो सिम्टम्स दिखते ही जब उनको, कई पेशेंट्स को क्या होते हैं, ऑरा दिखने लग जाते हैं। ऑरा मतलब कि उनको सिम्टम्स पहले ही पता चलने लग जाते हैं कि अब उनको माइग्रेन का पेन स्टार्ट होने वाला है, माइग्रेन का अटैक होने वाला है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए गाइस, पहले ही पेशेंट को मेडिसिन यहाँ पे ले लेनी चाहिए, ताकि जो डीप माइग्रेन के सिम्टम्स हैं यहाँ पे ना दिखे। डीप जो बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाती है, धमक जैसी पेन होने लग जाती है, वो अनबियरेबल हो जाती है किसी कंडीशन में, तो वो वाली कंडीशन ना आए, इसलिए उनको सिम्टम्स देख के ही यहाँ पे मेडिसिन ले लेनी चाहिए। इससे क्या होएगा, जो हमारी माइग्रेन के सिम्टम्स हैं उसकी सिविरिटी को हम कम कर सकते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी में हम ड्रग्स लेते हैं, आइबुप्रोफेन लेते हैं, डिक्लोफिनेक लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं एंड एस्प्रिन लेते हैं। तो ये ड्रग्स हैं जिनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एज यूज़ करते हैं। तो गाइस, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं उसमें जो डिक्लोफिनेक है वो सुपोजिटरी की फॉर्म में अवेलेबल है। जब पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है तो वो इस कंडीशन में सुपोजिटरी डिक्लोफिनेक को यूज़ कर सकते हैं। आइबुप्रोफेन जो होता है वो डिस्पर्सिबल मेडिसिन की फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसको हम जैसे ही अपने माउथ में रखते हैं वो डिस्पर्स्ड हो जाता है और हमारे सलाइवा के थ्रू वो अपना एक्शन एकदम से शो करता है। तो जो पेशेंट्स होते हैं जो ओरल मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, जैसे टैबलेट होती है थोड़ी बिटर होती हैं, वो तो नहीं ले सकते हैं, तो वो इस कंडीशन में आइबुप्रोफेन जैसे डिस्पर्सिबल टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो पैरासीटामोल के अकॉर्डिंगली मच अपना इफेक्टिव शो करते हैं, क्योंकि पैरासीटामोल जो है वो माइल्ड सी पेन किलर है। हर कंडीशन में, जैसे हमें घर में फीवर होता है तब भी हम पैरासीटामोल यूज़ कर लेते हैं, या कोई हल्की पेन होती है तब भी उसको यूज़ कर लेते हैं, तो वो ये माइल्ड पेन के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जब माइग्रेन की सीवियर पेन हो जाए तो बाकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जो कोडीन होती है और कोडीन से युक्त जो मेडिसिन होते हैं उनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोडीन कई कंडीशंस में नोजिया और वोमिटिंग प्रोड्यूस करने वाला होता है, ये सिकनेस प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें माइग्रेन में बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए कोडीन और कोडीन से युक्त जो मेडिसिन है वो हमें माइग्रेन में बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। वैसे गाइस, जो भी हमें मेडिसिन लेनी है माइग्रेन में या किसी और प्रॉब्लम में, वो आप प्लीज़ डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से लें, क्योंकि कोई भी कंडीशन के लिए अपनी मर्जी से मेडिसिन लेना ठीक नहीं हो सकता है। कई कंडीशन में ऐसे होता है कि पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम चल रही होती है और वो किसी और प्रॉब्लम की मेडिसिन जैसे ले ले साथ में, तो उनका रिएक्शंस भी अपनी बॉडी में हो सकता है। इसलिए हमें जो भी मेडिसिन लेनी चाहिए वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए। तो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं वो हमेशा खाना खाने के बाद लेनी चाहिए, क्योंकि ये जीआई की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हमारे स्टमक की अपसेट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, वहाँ पे कुछ अपसेट्स हो सकते हैं। इसलिए जीआईटी की हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के जो रिस्क होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए हमें आफ्टर मील या मील के साथ इनको यूज़ करना चाहिए। और जिन पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है, या जिनका हाई बीपी रहता है और उनका हार्ट फेलियर है, या अस्थमा की प्रॉब्लम, उन पेशेंट को एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार आपको यही सजेशन देती हूँ कि प्लीज़ जो भी आप मेडिसिन लेते हैं वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लें। नेक्स्ट है एंटी सिकनेस मेडिसिन। तो समटाइम क्या होता है, जब माइग्रेन के सिम्टम शुरू होते हैं तो नोजिया और वोमिटिंग मेन जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं कई पेशेंट्स में। और नोजिया क्या करता है, जो हमने माइग्रेन के लिए मेडिसिन वहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसके लिए हार्ड कर देता है एब्जॉर्ब होने के लिए। वो जो हमारी माइग्रेन की मेडिसिन होती हैं वो मुश्किल से एब्जॉर्ब होती हैं हमारी जीआईटी के द्वारा। तो क्या करना चाहिए हमें उस कंडीशन में, साथ में एंटी सिकनेस जो मेडिसिन हैं ये पेन किलर के साथ ली जाती हैं तो वहाँ पे ऐड कर लेनी चाहिए। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ एंटी सिकनेस ड्रग्स की, जैसे मेटक्लोप्रामाइड हो गया, क्लोरप्रोमाजिन हो गया, या डोमपेरिडोन हो गया, प्रोक्लोरपेराजिन हो गया। तो ये जनरली जो मेडिसिन होती हैं ये पेन किलर के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, उनके साथ ही लेनी चाहिए। और जो हमारी
डोमपेरिडोन है, ये सुपोजिटरी की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। जब आप बाय माउथ इसको नहीं ले पाते हैं तो सुपोजिटरी यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरोपेराजिन जो है वो बक्कल फॉर्म में, जो हमारी चीक्स के द्वारा जो अंदर इनर लाइनिंग होती है, गम्स के द्वारा, गम्स की जो इनर लाइनिंग होती है उसके द्वारा ये एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, इमीडिएट अपना एक्शन शो करती है। तो आप प्रोक्लोरपेराजिन भी यूज़ कर सकते हैं। और गाइस ये जो एंटी सिकनेस ड्रग्स है, जब आपको फील होने लग जाए कि हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू होने वाली है तो उससे पहले ही आपको यूज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि ताकि सिविरिटी तक हम ना पहुँचे। माइग्रेन की जो सिविरिटी होती है वो कई कंडीशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बुरी हालत हो जाती है। पेशेंट जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है इसकी पेन, इसकी जो सिम्टम्स है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो सिविरिटी को रिड्यूस करने के लिए, ताकि सिविरिटी डीप इसकी पेन ना पहुँचे, इसलिए हमें पहले इसको सिम्टम्स देख के इसको यूज़ कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइपेन। ट्रिप्टेन जो है गाइज, ये भी अलग एक कैटेगरी है। इसको भी हम माइग्रेन की पेन के लिए यूज़ करते हैं, रिड्यूस करने के लिए। तो जब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर रही हैं, वो पेन को रिड्यूस नहीं कर रही हैं, सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प नहीं कर रही हैं, तो उस कंडीशन में हम ट्रिप्टेन्स यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले है एम्लोट्रिप्टेन, इलेक्ट्रीट्रिप्टेन एंड फ्रोबाट्रिप्टेन, नोराट्रिप्टेन, रीजाट्रिप्टेन, सुमाट्रिप्टेन एंड ज़ोल्मीट्रिप्टेन। और भी बहुत सारे ट्रिप्टेन जो है वो अवेलेबल है एज ए मेडिसिन। वो जो क्लस्टर हेडेक में और माइग्रेन की हेडेक में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो गाइज जो रीजाट्रिप्टेन है हमारे पास, वो डिस्पर्सिबल टैबलेट में की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। अगर बाय माउथ विटर मेडिसिन पेशेंट नहीं ले पाता उस कंडीशन में, तो आप रीजाट्रिप्टेन वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बाय माउथ डिस्पर्स हो जाती है, इमीडिएट अपना एक्शन शो होती है। सुमाट्रिप्टेन जो है वो नेजल स्प्रे और इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ज़ोल्मीट्रिप्टेन जो है वो नेजल स्प्रे की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। तो जब आप ऑरली इन मेडिसिन को नहीं ले सकते हैं तो आप ये वाली मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इनकी अदर फॉर्म जो नेजल स्प्रे है, इंजेक्शन है, या बकल की फॉर्म में जो है, डिस्पर्सिबल की फॉर्म में जो आप अवेलेबल हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं गाइस। इफ़ वर्क टू रिलीव द पेन एंड पेन रिटर्न, अगर हमारी जो मेडिसिन हैं, अगर ट्रिप्टेन जब हम लेते हैं, अगर वो हमारी माइग्रेन की पेन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल हैं, लेकिन क्या होता है कई कंडीशन में क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं हमारे माइग्रेन के, तो वो थोड़ी देर के बाद रिटर्न हो जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर से हमें सिरदर्द शुरू हो जाती हैं। जैसे कुछ टाइम के लिए, जैसे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए हमारी सिरदर्द माइग्रेन हमारी ठीक रही, उसके बाद फिर से हमें सिम्टम्स होने फील हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप इसकी डोज को रिपीट कर सकते हैं। तो जो भी डोज होती है गाइस, वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, एक्सेस में नहीं लेनी चाहिए। इसकी जो डेली डोज होती है वो पैकेट के ऊपर मेंशन कर रखी होती है। वैसे तो जिस डॉक्टर से आप ये मेडिसिन लेते हैं, तो वो डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्रिप्शन में इसकी डोज बता देंगे कि किस तरीके से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट, अगर लॉन्ग टाइम तक हम ट्रिप्टेन को यूज़ करते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट वहाँ पे सामने आए हैं। सबसे पहले है वार्म हॉट सेंसेशन। तो हमारी बॉडी में जैसे वार्म सी हॉट सेंसेशन हमें फील होती है, ऐसे फील होता है जैसे हमारी बॉडी गर्म हो रही है। तो उसके बाद टाइटनेस हमारी बॉडी में फील होने लग जाती है, हैवीनेस हमारी चेस्ट में, हमारी आर्म्स में, हमारी फेस में और हमारी लेग्स में हैवीनेस, भारीपन सा फील होने लग जाता है। कई कंडीशन में ड्राई माउथ जैसे या नोजिया जैसे और डिजीनेस, मतलब कि चक्कर आना इसके साथ स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स जब सिविरिटी हो जाती है मेडिसिन की, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम मेडिसिन यूज़ करने लग जाते हैं, तो इस कंडीशन में ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो गाइज ये जो ट्रिप्टोन्स होते हैं, जब बीपी अनकंट्रोल्ड होता है, बीपी कंट्रोल नहीं होता, हाई बीपी रहता है, तो इस कंडीशन में ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। और जिनको एंजाइना की प्रॉब्लम होती है, जिनके हार्ट में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, मतलब जिनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ रहती है, तो उन पेशेंट को ये वाली मेडिसिन ट्रिप्टेन जो है यूज़ नहीं करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में भी इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। एडोलेसेंट एक मेडिसिन आती है जो कि 12 से 18 एज के यूज़ की जाती है, नेजल स्प्रे की फॉर्म में वो अवेलेबल होती है। लेकिन ये वाली मेडिसिन आप तभी खरीद सकते हैं जब आपके पास कोई डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन हो। तो जो भी आप मेडिसिन लेते हैं, यूज़ करते हैं, उसको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। नेक्स्ट है अपॉइड मेडिकेशंस। अपॉइड मेडिकेशंस जो होती हैं वो सिर्फ डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे ही आपको मिलती हैं मेडिकल स्टोर से। तो व्हेन द पेशेंट कैन नॉट टेक अदर मेडिकेशंस देन दे कैन यूज़ इट।
क्या होता है, जब जो पेशेंट्स होते हैं अदर मेडिकेशंस जो होते हैं, अदर मेडिसिन होती हैं, उससे रिलीफ नहीं पा रहा है, अदर मेडिसिन वो ले नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको कोई प्रॉब्लम चल रही है जैसे एंजाइना की, हार्ट अटैक की, तो उस कंडीशन में वो अपवर्ड्स एंड मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन ये मेडिसिन जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में आपको लिख के देते हैं, तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे ही ये वाली मेडिसिन मिलती है, और ये प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ नहीं होती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग में और प्रेगनेंसी में आपको इनको यूज़ नहीं करना है गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास डाईएर्गोटामाइन। डाईएर्गोटामाइन क्या होते हैं, ये उस कंडीशन में ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जिस कंडीशन में हमारी माइग्रेन के जो सिम्टम्स है वो बार बार रिटर्न हो रहे हैं, शॉर्ट टाइम के बाद वो वापस आ रहे हैं, शॉर्ट टाइम के बाद हमें पेन फिर से होने लग जाती है। तो उस कंडीशन में डाईएर्गोटामाइन जो मेडिसिन होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो ये नेज़ल स्प्रे में अवेलेबल होते हैं, और नेज़ल स्प्रे जो होता है वो नेज़ल के द्वारा हम लेते हैं, तो इसका इमीडिएट इफेक्ट हमें शो होता है। तो जिन पेशेंट्स में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या लिवर में किडनी फंक्शन में वहाँ प्रॉब्लम चल रही है, या किडनी फेलियर चल रही है, या हाई बीपी की प्रॉब्लम चल रही है, तो उन पेशेंट को ये वाली मेडिसिन डाईएर्गोटामाइन नहीं लेनी है। जो भी आप मेडिसिन लेते हैं वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे आपको एर्गोटामाइंस भी यूज़ करने। अब हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की जो हमारे माइग्रेन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। तो सबसे पहले होम रेमेडीज़ हमारे पास, मैं आपको मसाज बताती हूँ कि मसाज हमें करनी है, ऑयल के साथ करनी है। तो सबसे पहला ऑयल है हमारे पास लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल जो होता है इसमें सूदिंग इफेक्ट होता है, कामिंग इफेक्ट होता है। ये हमारे जो ब्रेन की नर्व्स होती हैं, मसल्स होती हैं, उसको रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है। तो क्या करना है, इसके लिए हमें एक पोट लेना है, पोट में गर्म पानी रख देना है, उसमें फ्यू ड्रॉप्स हमें लेवेंडर ऑयल की डालनी है, और इसको हमने स्टीम करना है बाय नोज़ के। तो ये सीधा हमारे ब्रेन में जाता है और हम रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है वहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और आपको यहाँ पे 3-4 ड्रॉप लेनी है पानी की, 3-4 ड्रॉप लेनी है आपको लेवेंडर ऑयल की, वाटर में मिक्स कर इनको दोनों को मिक्स कर लेना है, और इसके साथ आपको मसाज करनी है अपने हेड के ऊपर, अपने पॉइंट्स के ऊपर। ये वाले पॉइंट होते हैं हमारे पास, उसके बाद ये वाले पॉइंट होते हैं हमारे पास, फिर आंखों के बीच में यहाँ पे ये वाले पॉइंट होते हैं, यहाँ पे मसाज करनी है, और यहाँ पे सेंटर में ये पॉइंट होता है, यहाँ पे मसाज करनी है आपको। और गर्दन के पीछे यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे मसाज करनी है, और यहाँ पे मसाज करनी है। इन पॉइंट्स पे आपको मसाज करनी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको छोटी सी वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो। तो उसमें मैं आपको एक्यूपेंचर जो हमारे पॉइंट होते हैं माइग्रेन के लिए, जिसको कभी भी आप किसी भी टाइम आपको दबा सकते हैं, तो उनको दबाने से बहुत ज़्यादा आपको माइग्रेन में रिलीफ फील होता है। तो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास पिपरमिंट ऑयल। पिपरमिंट ऑयल भी जो है इसमें मेंथोल प्रेजेंट होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सूदिंग इफेक्ट इसमें, कामिंग इफेक्ट होता है, और रिलैक्सेटिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 3-4 ड्रॉप लेने हैं आलमंड ऑयल का, 1 स्पून लेना है हमें, वहाँ पे 1 चम्मच बादाम के तेल में हमने 3-4 ड्रॉप जो है वो पिपरमिंट ऑयल की डाल ली। और वहाँ पे हमें क्या करनी है, हमें जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे और आंखों के बीच में, यहाँ पुतलियों के पास, यहाँ पे और यहाँ पे साइडों में, और गर्दन के पीछे, तो यहाँ पे क्या करना है, मसाज करनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमें एकदम से रिलैक्स प्रोड्यूस कर देता है, हमारे सिम्टम्स को रिड्यूस कर देता है। तो थाइम एसेंशियल ऑयल जो है इसकी भी जेंटली आपको मसाज करनी है इन पॉइंट्स के ऊपर। ये भी हमें एकदम से हमारे सिम्टम्स को रिलीव करता है, हमें रिलैक्स प्रोड्यूस करता है। तो कुछ रेमेडीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहली रेमेडी हमारे पास केसर। तो आपको क्या करना है, 1 कप आपको पानी लेना है, और उसमें 1 फ्लिक्स आपको या 0.1 ग्राम आपको केसर उसमें डाल देना है। बॉईल करना है। कुछ टाइम के बाद जब केसर की जो फ्लिक्स है उसमें अपना रंग छोड़ देती है, तो आपको वो चाय सिप करके पीनी है। जो आपका जो फ्लिक है वो बीच में ही रहने दीजिए चाय के, तो आपको उसको पीना है सिप कर करके। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। 21 डेज़ तक आप रेगुलरली इसको यूज़ कीजिए, और आप इसको 3 मंथ तक भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। ये असर करती है हमारे माइग्रेन को ठीक करने में, उसको सिम्टम्स को रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, सन का एक्सपोजर लेना है 15 से 20 मिनट। मॉर्निंग की स्पेशल जो धूप होती है सुबह सुबह की, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो वो आपको करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडीज है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास जिंजर टी। तो जिंजर टी बनाने के लिए यहाँ पे हमें कुछ स्लाइस चाहिए जिंजर के, या कुछ फ्लिक, कुछ थोड़े से जिंजर को, अदरक को हमने ग्रेड कर लेना है। ग्रेड करने के बाद 1 ग्लास
वाटर में डाल के इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद 1 कप रह जाए तो उसको स्ट्रेन करके हमने क्या करना है, उसको छान के हमें 1 कप में डाल लेना है। आप चाहें तो 1 चम्मच इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है, तो इसको भी आप 1 से 2 बार 1 घंटे में 2 बार रिपीट कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारे माइग्रेन के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेमन जिंजर टी। लेमन जिंजर टी बनाने के लिए सेम आपको क्या करना है, जिंजर को मतलब कि अदरक को ग्रेट करना है, 1 गिलास पानी में उसको डालना है, बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसको छान लेना है, कप में डाल लेना है। उसके बाद आपको आधा नींबू जो है, आधा लेमन जो है उसमें स्क्वीज़ करना है, बीज आप निकाल दीजिए और आप उसमें 1 चम्मच हनी भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। ये कोल्ड में, हमारी अर्थराइटिस में, हमारी फ्लू में और नोज़िया में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब हमारी नोज़ में कंजेशन हो जाती है, हमारी कफ ठीक नहीं होती है, तो ये इस कफ को भी रिलीफ करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है गाइज। इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस रेमेडी को भी हम जो लेमन जिंजर टी है दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं माइग्रेन के दिनों में, जब हमें पेन फील होती है। वैसे भी जब आपको खांसी वगैरह होती है तो इसको 1 से 2 बार आप सुबह शाम ले सकते हैं गाइज। नेक्स्ट है आइस पैक। तो हमें यहाँ गर्दन के पीछे अपना आइस पैक रखना है। ये आइस पैक यहाँ पे रखने पे हमें रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होएगा, हमें कूलिंग इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमारे सिम्टम जो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। कोरिएंडर सीड्स, जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं गाइस, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या करती है, माइग्रेन के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। तो नेक्स्ट है गाइस हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या करना, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है इन दिनों में। तो जो हाइड्रेशन है, जब हम हाइड्रेशन हमारी बॉडी में होती है, अच्छी सी हम पानी पीते हैं तो ये डिहाइड्रेशन से हमें बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है और साथ में ये क्या करता है, माइग्रेन के सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है योगा एंड मेडिटेशन। योगा एंड मेडिटेशन आपको वहाँ पे ट्राई करना है। आप आधे घंटे तक मेडिटेशन ले सकते हैं गाइस, 15 से 20 मिनट तक ले सकते हैं। या ऐसी योगा आपको करना है जो कि आपके ब्रेन को, आपकी ब्रेन की नर्व्स को, मसल्स को वो रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करे। तो हेल्दी डाइट यहाँ पे हमें लेनी है। स्पेशली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो पीरियड साइकिल में हमें पेन होती है माइग्रेन की, उस कंडीशन में हमें हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्लीप एट नाइट, तो आपको क्या करना है, नींद आपको पूरी करनी है 7 से 8 घंटे तक। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली जो नाइट की स्लीप होती है 7 से 8 घंटे तक आपको पूरी करनी है। तो फ्रेश एयर में आपको यहाँ पे वॉक करना है, आधे घंटे से 40 मिनट तक आप वहाँ पे वॉक कर सकते हैं। फ्रेश एयर यानी मॉर्निंग वॉक करनी है आपको। तो ये बहुत ज़्यादा हमें रिलैक्स फील करवाता है, कूलिंग इफेक्ट हमारे प्रोड्यूस कराता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेमेडी सोकिंग फीट। सोकिंग फीट में क्या करते हैं गाइस, आपको गर्म पानी लेना है, उतना गर्म पानी जितना आप वियर कर सके। तो आपको उसमें पैर आपको डिप करके रखने हैं। डिप करने के बाद आपको एक आइस पैक लेना है। पैर उधर आपने डिप करके रखे हो, साथ साथ में यहाँ पे आपने एक आइस पैक रखना है अपने गर्दन के इस हिस्से में, पीछे में। तो क्या होएगा, हमारे जो ब्लड है वहाँ पे इम्प्रूव होएगा और जो हमारी फीट जिसको हमने गर्म पानी में रखा है, तो वो हमारे ब्लड को हमारे सिर की तरफ धकेलेगा, जिससे क्या होता है, हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो रिलीफ हो जाते हैं और कामिंग इफेक्ट हमें प्रोड्यूस होता है। बहुत सारी टेंशन होती हैं वो इस रेमेडी से रिलीफ हो जाती हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास मेंस्ट्रुअल माइग्रेन के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। हमें शावर ले सकते हैं, शावर से हमें रिलीफ फील हो सकता है। हाइड्रेशन करनी है हमें, प्लेंटी ड्रिंक ऑफ वाटर पीना है हमें, हॉट वाटर बोतल हमें यूज़ करनी है, ये हमें रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है। OTC ड्रग्स ले ली, ओवर द काउंटर पेन किलर्स हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। और हमें कैफीन युक्त यहाँ पे चाय लेनी है या कॉफ़ी लेनी है तो 2-3 बार इसको दिन में हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, रिलीफ प्रोड्यूस करता है, पेन को रिड्यूस करने में, सिम्टम को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो नेक्स्ट है गाइज हमारे पास डिम लाइट्स। हमें अपनी लाइट्स को डिम करना है। बहुत ज़्यादा लाइट आपको आपकी आंखों में जैसे माइग्रेन प्रोड्यूस करता है, तो हमें डिम लाइट अपने रूम में लगानी है। आपको जो विंडो पे है वो डार्क कलर के आपको यहाँ पे कर्टन यूज़ करने हैं। तो जो हाई लाइट्स होती है, जैसे कंप्यूटर की है, जैसे लैपटॉप पे आप काम करते हैं, फ़ोन पे, तो उसकी ब्राइटनेस आपको सेटल करनी है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव प्लान। आप यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव प्लान कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आप लेते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे आपको डॉक्टर के साथ प्लान करना है, जो कि हमारे माइग्रेन को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं।
आलमंड और जो घी होता है, जो बादाम रोगन होता है और जो घी होता है अपने नोस्ट्रिल में डालना, ये भी हमारे माइग्रेन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसको आप रिपीट कर सकते हैं डेली। आप 2 से 3 बूंदे दोनों नोस्ट्रिल में डालें और 2 महीने तक या 3 महीने तक लगातार जैसे करते हैं तो आपका माइग्रेन रिड्यूस हो जाता है। तो त्रिफला चूर्ण हमें यहाँ पे यूज़ करना है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर हमें साथ में हो रही है और गैस की प्रॉब्लम के लिए हमें यहाँ पे अजवाइन सीड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।